स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, भारत की लाइफलाइन यानी अपनी गंगा नदी के पूरे सिस्टम को गहराई से डिकोड करने के लिए। पहाड़ों से निकलने वाले इसके उग्र रूप से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा तक का सफर। देखिए, ये सिर्फ पानी का बहना नहीं है, बल्कि भूगोल और प्रकृति की एक बहुत ही शानदार कहानी है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं, ताकि हम डेटा के इस सैलाब में कहीं खो ना जाएं। हम गंगा के जन्म से शुरू करेंगे, फिर मैदानों से होते हुए इसके सफर को देखेंगे, इसके लेफ्ट और राइट बैंक की सहायक नदियों को समझेंगे और आखिर में इसके अनोखे इकोसिस्टम पर बात करेंगे। सेक्शन 1, गंगा का जन्म, प्रचंड पहाड़ी उद्गम। चलिए हिमालय के उन ऊंचे पहाड़ों से शुरुआत करते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। इमेजिन कीजिए कि अलकनंदा नदी एक बहुत ही चौड़े और पुराने प्राकृतिक हाईवे की तरह है। अब क्योंकि पहाड़ों की ढलान बहुत ज़्यादा है, दूसरी तेज़ रफ्तार नदियां आकर इस हाईवे से बहुत ही हिंसक तरीके से टकराती हैं। और जब ये नदियां आपस में टकराती हैं तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं प्रयाग। अलकनंदा के सफ़र में ऐसे 5 बड़े जंक्शंस आते हैं जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। अब इनका नॉर्थ से साउथ का सही सीक्वेंस याद रखना अक्सर सिरदर्द लगता है ना? लेकिन इस एक कमाल की निमोनिक ट्रिक को देखिए। विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। बस इस एक लाइन से ये पूरी पहेली हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। आप देखिए ये ट्रिक ज्योग्राफिकल ऑर्डर में कितनी परफेक्शन के साथ फिट बैठती है। विष्णु से विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा मिलती है। नंद से नंद प्रयाग और नंदाकिनी नदी। कान से कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी आकर मिलती है। रुद्र से रुद्रप्रयाग और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी। और फाइनली देव यानी देवप्रयाग। यही वो सबसे अहम जंक्शन है जहां भागीरथी आखिरकार अलकनंदा से मिलती है और यहीं से इस विशाल धारा को ऑफिशियली गंगा नाम मिलता है। यहां पर एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम ट्रैप है जिससे बचकर रहना है। अक्सर पूछा जाता है कि भारत का प्रसिद्ध टिहरी बांध किस नदी पर है, और लोग झट से गंगा टिक कर देते हैं। लेकिन सोचिए, चूंकि गंगा नाम तो देवप्रयाग के बाद शुरू होता है, इसलिए देवप्रयाग से ऊपर बना टिहरी बांध टेक्निकली भागीरथी और भिलंगना नदियों पर है, गंगा पर बिल्कुल नहीं। सेक्शन 2, मैदानी यात्रा, चौड़े शांत मैदानों में प्रवेश। पहाड़ों की बात हो गई, अब देखते हैं कि जब नदी हरिद्वार पहुंचती है तो क्या होता है। यहां आकर गंगा अपनी प्रचंड पहाड़ी स्पीड को छोड़ती है और एकदम समतल शांत मैदानों में एंट्री लेती है। मैदानों में आने के बाद ये नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल तो हम सबको याद रहते हैं, लेकिन एक राज्य है जो अक्सर मिस हो जाता है, और वो है झारखंड। जी हाँ, गंगा झारखंड के साहिबगंज जिले की सीमा को भी छूकर निकलती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फैक्ट है जिसे भूलना नहीं चाहिए। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के सफर को डिकोड करें तो इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट याद रखना बेहद आसान है। देखिए, नदी यूपी में एंट्री लेती है बिजनौर जिले से और सबसे पूर्वी जिले बलिया से होते हुए बाहर निकल जाती है। बिजनौर और बलिया दोनों नाम ब अक्षर से शुरू होते हैं, है ना याद रखने का एकदम सिंपल तरीका। 2525 किलोमीटर। जरा सोचिए, ग्लेशियर से शुरू होकर समंदर तक का ये पूरा सफर कितना विशाल है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाता है। सेक्शन 3, बाएं तट की सहायक नदियां, हिमालयी साथी। चलिए अब बात करते हैं उन नदियों की जो बाएं तरफ से आकर इस मेन सिस्टम में मिलती हैं। इनका भूगोल भी बहुत ही रोचक है। वैसे लेफ्ट और राइट बैंक को लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है। इसे दूर करने का एक बहुत ही सिंपल रूल है। बस इमेजिन कीजिए कि आप नदी के बहने की दिशा में फेस करके खड़े हैं। जो नदियां हिमालय यानी नॉर्थ की तरफ से आ रही हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो नीचे प्रायद्वीपीय पठार यानी साउथ से आ रही हैं वो राइट बैंक की नदियां हैं। एकदम क्लियर। तो लेफ्ट बैंक की प्रमुख नदियों का वेस्ट से ईस्ट का सही ऑर्डर कुछ ऐसा है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आखिर में महानंदा। इस लिस्ट में सबसे अनोखी है गोमती नदी। बाकी सब पहाड़ों से आती हैं, लेकिन गोमती इकलौती ऐसी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम पहाड़ों से नहीं बल्कि यूपी के पीलीभीत के मैदानी इलाकों से होता है। इन सब में एक हिमालयी नदी ऐसी है जिसका बिहेवियर बहुत ही हैरान करने वाला और विनाशकारी है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आखिर ये नदी बार बार अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात क्यों है और भयानक बाढ़ क्यों लाती है, ये एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल रहस्य है। इससे हम क्लॉग्ड पाइप इफेक्ट या जाम हो चुकी नाली के प्रभाव से समझ सकते हैं।
होता क्या है कि कोसी पहाड़ों से बहुत ही तेज स्पीड में अपने साथ भारी मात्रा में चट्टानें और गाद लेकर आती है। जैसे ही ये बिहार के फ्लैट मैदानों में आती है, इसकी स्पीड अचानक कम हो जाती है। अब वो सारा भारी मलबा उसी के रास्ते में जमा होने लगता है, जिससे नदी अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। पीछे से पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी किनारे तोड़कर एक नया हिंसक रास्ता बना लेता है, और इसी वजह से नई जगहों पर भयंकर बाढ़ आती है। सेक्शन 4, दाएं तट के साथी यमुना और पठारी नदियां। लेफ्ट बैंक के बाद अब रुख करते हैं राइट बैंक की तरफ। यहां हमें मिलती है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और कुछ बहुत ही अनोखी पठारी नदियां। यमुना तो हम जानते हैं कि प्रयागराज में मिलती है, लेकिन दाएं तट की सोन नदी का विज्ञान काफी अलग है। आमतौर पर पठार की ढलान पूर्व या पश्चिम की तरफ है, लेकिन सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर सीधे उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ बहती है। ये ग्रेविटी को चैलेंज करती हुई कैसे लगती है? दरअसल लाखों साल पहले टेक्टोनिक हलचलों से जमीन में गहरी दरारें या रिफ्ट वैली बन गई थीं। सोन नदी इन्हीं दरारों से होकर बहती है, और यही वजह है कि ये ढलान के विपरीत जाकर पटना के पास गंगा में मिलती है। अब सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ आते हैं। वेस्ट बंगाल में नदी 2 हिस्सों में बंट जाती है, हुगली और पद्मा। लेकिन यहाँ डेल्टा से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मानव निर्मित ढांचा बनाया गया है, फरक्का बैराज। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बैराज को बिल्कुल डेल्टा से पहले क्यों बनाया गया? इसका जवाब एक कमाल के फ्लश मैकेनिज्म में छिपा है। देखिए, हुगली नदी के किनारे ऐतिहासिक कोलकाता बंदरगाह है। डेल्टा एरिया होने की वजह से वहां लगातार गाद जमती रहती है, जिससे नदी उथली हो सकती है और जहाज़ों का आना रुक सकता है। फरक्का बैराज गंगा के एक्स्ट्रा पानी को आर्टिफिशियली हुगली की तरफ धकेलता है। ये पानी एक बहुत बड़े फ्लश की तरह काम करता है, जो सारी गाद को बहाकर समंदर में ले जाता है और पोर्ट को जिंदा रखता है। ये अर्थव्यवस्था और नदी के प्रवाह का एक गहरा कनेक्शन है। सेक्शन 5, पारिस्थितिकी तंत्र और डॉल्फिन, डेल्टा की अंतिम विरासत। अब हम इस महाकाव्य के सबसे आखिरी चरण में हैं। जब ये सारा पानी और गाद समंदर से मिलती है तो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण होता है, और यहाँ का इकोसिस्टम सच में एक चमत्कार है। इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे खास और हैरान करने वाला जीव है गंगा रिवर डॉल्फिन, जो कि भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डॉल्फिन पूरी तरह से अंधी होती है, बट मैले पानी में शिकार करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड या इकोलोकेशन का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी शर्त यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेहद साफ मीठे पानी में ही जिंदा रह सकती है, और इसीलिए साइंस में इसे बायो इंडिकेटर कहा जाता है। ये डॉल्फिन नेचर की अल्टीमेट वाटर टेस्टिंग किट है। अगर किसी क्षेत्र में ये डॉल्फिन मौजूद है तो आपको पानी टेस्ट करने के लिए किसी लैब की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वहां का इकोसिस्टम 100% हेल्दी और पानी शुद्ध है, और अगर ये गायब हो रही है तो समझ लीजिए नदी खतरे में है। तो इस सफर के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ फरक्का बैराज जैसी इंजीनियरिंग है जो हमारी इकोनॉमी चलाने के लिए नदी को एक फ्लश की तरह इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ हमारी डॉल्फिन जैसी नाजुक प्रजातियां हैं जिन्हें सरवाइव करने के लिए एकदम शुद्ध पानी चाहिए। मानवीय जरूरतों और इस नाजुक प्राकृतिक संतुलन के बीच तालमेल आखिर कैसे बिठाया जाए, सोचिएगा जरूर। इसी अहम सवाल के साथ गंगा नदी सिस्टम का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस विशाल नदी को देखने का आपका नजरिया आज और गहरा हुआ होगा।